आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंतर्गत सोशल सेक्टर के ऊपर एक महत्वपूर्ण, गहन एवं विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। हाँ, और ये टॉपिक जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरे पॉडकास्ट को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुने। शुरुआत में ही मेरे मन में एक सवाल है, क्या कारण है कि सोशल इंडिकेटर्स में सुधार के बावजूद झारखंड अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट में पीछे है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है और आज की हमारी चर्चा का जो कोर फोकस है वो यही रहने वाला है। अगर आप स्क्रीन पर स्लाइड 1 और 2 को देखें तो यहाँ हमने सोशल सेक्टर का एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। अच्छा। देखिए, सोशल सेक्टर का मतलब सिर्फ इकोनॉमी या पैसे से नहीं होता। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसे पैरामीटर्स शामिल होते हैं। अब झारखंड का स्टेटस देखिए। आर्थिक समीक्षा कह रही है कि राज्य का प्रति व्यक्ति आय पहली बार 1,16,663 रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है। हाँ, और वास्तविक विकास दर भी 7.02% रही है। लेकिन असली कहानी इन मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों के पीछे छिपी है। राइट, मतलब कागजों पर सब चमक रहा है लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चलिए स्लाइड 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमने एजुकेशन सेक्टर का डेटा विजुअलाइज किया है। हाँ, इस स्लाइड में मुझे एनरोलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ ग्राफ्स दिख रहे हैं। जी, अब ध्यान दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया है, स्कूल खुल गए हैं, लेकिन एक्सेस और क्वालिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि स्कूली स्तर पर एनरोलमेंट तो ज्यादा है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर ये कम क्यों हो जाता है? तो इसका जवाब क्या है? मतलब बच्चे स्कूल छोड़ क्यों रहे हैं? इसके लिए आपको स्लाइड 4 का डेटा देखना होगा, जहां साक्षरता दर का विश्लेषण है। स्लाइड 4 में जो बार ग्राफ है वो बता रहा है कि राज्य की साक्षरता दर 76.70% हो गई है। बिल्कुल। और यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है ना। हाँ। कि महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का जो गैप है वो 17.3% से घटकर 12.2% हो गया है। हाँ, ये एक अच्छी बात है। जेंडर गैप कम हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा पाइपलाइन संकट है। प्रारंभिक स्तर पर जो बच्चे दाखिला लेते हैं उनमें से हर 100 में से केवल 19.7 बच्चे ही माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाते हैं। वेट, क्या 100 में से सिर्फ 19 बच्चे? जी हाँ, जबकि नेशनल एवरेज 31.2 है और माध्यमिक स्तर पर हमारा ड्रॉप आउट रेट 15.2% है। ये तो बहुत ही शॉकिंग है। मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी पाइपलाइन है जिसमें बहुत बड़े बड़े छेद हैं। बच्चे सिस्टम से बाहर गिर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब स्लाइड 5 पर आते हैं, जो हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में है। यहाँ ग्राफ में आप देख सकती हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर या MMR, उसमें बहुत शानदार सुधार हुआ है। हाँ, लाइन ग्राफ नीचे जा रहा है। ये 165 से गिरकर 54 पर आ गया है। बिल्कुल। और संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटल में होने वाली डिलीवरी 85.7% तक पहुंच गई है। अच्छा, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो काम कर रहा है ना? पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अब आप स्लाइड 6 देखिए, जहां न्यूट्रिशन और कुपोषण का पाई चार्ट बना है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कुपोषण अभी भी झारखंड का एक साइलेंट क्राइसिस है। 39.6% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं, मतलब उम्र के हिसाब से उनकी हाइट कम है। और इसी स्लाइड पर मैं देख रही हूँ कि 67.5% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। बिल्कुल, खून की कमी। अब देखिए, इसके लिए सिर्फ दवाइयाँ काफी नहीं है। इसलिए गुमला के रागी मिशन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे PM अवार्ड भी मिला। अच्छा, रागी मिशन, ये क्या है? थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? हाँ, तो इसमें स्थानीय फसल रागी, जिसे मड़ुआ भी कहते हैं, उसे आंगनबाड़ी योजनाओं से जोड़ दिया गया। बाहर से पैकेट बंद सप्लीमेंट मंगाने के बजाय लोकल और न्यूट्रिशियस खाना बच्चों को दिया गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है। मतलब लोकल प्रॉब्लम का लोकल सॉल्यूशन। बिल्कुल। अब स्लाइड 7 और 8 पर चलते हैं, जो गरीबी और असमानता यानी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बारे में है। ठीक है, इस स्लाइड में रूरल वर्सेस अर्बन का एक बहुत क्लियर डिवाइड दिख रहा है। हाँ, देखिए, गरीबी 42.10% से घटकर 28.81% जरूर हुई है। लगभग 13% की कमी आई है। ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम रूरल वर्सेस अर्बन डेटा देखते हैं तो झारखंड के 75.8% गांव अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब हैं। 75%, जबकि नेशनल एवरेज तो शायद 47% के आसपास था। एग्जैक्टली, 47.8%। तो हम राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं।
मतलब वही बात हो गई कि ये ऐसा है जैसे किसी गाड़ी का इंजन बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है, बहुत पावर जनरेट कर रहा है, लेकिन वो पावर गाड़ी के सारे पहियों तक पहुंच ही नहीं रही है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। और एग्जाम के लिए नोट करें, यही वो इनकम डिस्पैरिटी या आय की असमानता है जो स्लाइड 8 में दिखाई गई है। सारा पैसा अर्बन या इंडस्ट्रियल पॉकेट्स में है। राइट। अब स्लाइड 9 पर आते हैं, जो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करता है। हाँ, तो HDI में हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों लिंक होते हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद हमारा HDI स्कोर इसलिए कम है क्योंकि एजुकेशन में ड्रॉप आउट और हेल्थ में कुपोषण अभी भी हावी है। समझ गए, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब स्लाइड 10 में जो ट्राइबल इश्यूज और एक्सक्लूजन की बात है उस पर आते हैं। जी, तो जनजातीय मुद्दों में एक्सेस की बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब कुछ बड़े नीतिगत बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि जनवरी 2026 में पेसा नियमों का लागू होना। पेसा रूल्स मतलब पंचायत एक्सटेंशन वाला कानून। बिल्कुल। एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि पेसा नियम झारखंड में जनजातीय स्वायत्तता को कैसे मजबूत करते हैं। इसका जवाब है कि ये ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों का वास्तविक नियंत्रण देते हैं। एक तरह से ये सत्ता का असली विकेंद्रीकरण है। मतलब टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप अप्रोच। एकदम सही। और इसी के साथ ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति को भी 50 छात्रों तक बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉरेन एजुकेशन के लिए। अब अगर स्लाइड 11 और 12 को देखें, जहां विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र है। हाँ, इन स्लाइड्स में आप की वेलफेयर स्कीम्स की लिस्ट देख सकते हैं। सबसे प्रोमिनेंट है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, राइट? जी। अब यहाँ एक बहस होती है कि क्या ये सिर्फ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है या इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है? मेरा भी यही सवाल है। क्या ये सिर्फ एक फौरी राहत है या सच में कोई स्ट्रक्चरल चेंज लाएगा? देखिए, इसे बाल विवाह के डेटा से जोड़कर समझिए। पाकुड़ और गुड्डा जैसे जिलों में जहां महिला साक्षरता कम है, वहीं बाल विवाह ज्यादा है। हाँ, एक सीधा रिलेशन है। बिल्कुल। तो जब परिवारों को ये नकद सहायता मिलती है या सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलता है, तो लड़कियों को स्कूल में बनाए रखना आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये कैश ट्रांसफर एक तरह से लड़कियों के लिए स्कूल में टिके रहने का समय खरीदता है। बिल्कुल सही। और अब स्लाइड 13 पर आते हैं, जो हेल्थ वर्सेस एजुकेशन का इंटरलिंकेज दिखा रहा है। यह एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिसे एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट नेक्सस कहते हैं। स्लाइड में जो डेटा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। अशिक्षित महिलाओं का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 59% है और ग्रेजुएट महिलाओं का सिर्फ 31.5%। हाँ, यही तो पैराडॉक्स है। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, वे मजबूरी में असंगठित क्षेत्र में या खेतों में काम कर रही हैं। लेकिन जब महिला उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो वो शारीरिक श्रम वाले काम नहीं करना चाहती और हमारे पास व्हाइट कॉलर नौकरियों की भारी कमी है। मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद महिलाओं का लेबर फोर्स से बाहर हो जाना, ये तो एक बहुत बड़ा ढांचागत संकट है। बिल्कुल। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस विरोधाभास पर सीधे सवाल बन सकते हैं। जी। अब स्लाइड 14 और 15 की तरफ चलते हैं, जहां चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। तो स्ट्रक्चरल इश्यूज में सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। वो स्लाइड 14 का चार्ट देखिए। 47.5% खर्च अभी भी परिवारों को अपनी जेब से करना पड़ रहा है। मतलब आधा खर्च मरीज का परिवार खुद उठा रहा है। तो फिर फ्री हेल्थ केयर का फायदा कहाँ है? यही तो गैप है जिसे भरना है। और स्लाइड 15 में अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हमारा ग्रोथ एरिया अब सिर्फ माइनिंग नहीं बल्कि MSME और सर्विस सेक्टर को होना चाहिए। राइट। और स्लाइड 16 में जहां झारखंड और इंडिया का कंपैरेटिव गैप दिखाया गया है, ये काफी आई ओपनिंग है। हाँ, चाहे वो रूरल पॉवर्टी का गैप हो या ड्रॉप आउट रेट का, हम राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो स्लाइड 17 के हिसाब से वो 5 की इनसाइट्स या मेजर टेकअवे क्या होंगे? देखिए, पहला, इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। दूसरा, एजुकेशन में एनरोलमेंट है पर ड्रॉप आउट बहुत हाई है। और तीसरा, हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है पर कुपोषण और जेब से होने वाला खर्च अभी भी चिंता का विषय है। चौथा, पेसा नियम जैसी पॉलिसी शिफ्ट्स ट्राइबल ऑटोनॉमी के लिए गेम चेंजर है।
और 5वां पॉइंट शायद वो कैश ट्रांसफर वाली स्कीम्स हैं जो बिहेवियरल चेंज ला रही हैं। बिल्कुल सटीक। अब स्लाइड 18 और 19 जो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस का फोकस। हाँ, तो एग्जाम के लिए नोट करें, प्रीलिम्स में फैक्ट्स जैसे रागी मिशन किस जिले का है या ड्रॉप आउट रेट का सटीक प्रतिशत क्या है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जी, और स्लाइड 19 में मेंस का आंसर फ्रेमवर्क है। आपको बस डेटा को इनसाइट से जोड़ना है। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच के विरोधाभास का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स अपने आंसर में यूज करने होंगे। एग्जैक्टली। अब हम अपनी अंतिम स्लाइड 20 पर आ गए हैं, जो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड की बात करती है। तो कंक्लूजन में मुझे एक बहुत ही गहरा सवाल नजर आ रहा है। झारखंड के लगभग 45 लाख युवा आजीविका के लिए पलायन कर चुके हैं, राइट? जी, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या राज्य का कृषि से हटकर एमएसएमई और सर्विस सेक्टर की ओर जो ये नया ढांचागत बदलाव हो रहा है, क्या ये उन 45 लाख युवाओं को वापस घर ला पाएगा? क्या हमारा ये बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल ढांचा उनके लिए सम्मानजनक रोजगार पैदा कर सकेगा? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है और इसी सवाल पर हमें अपने श्रोताओं को भी सोचने के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि नीतियां तो बन रही हैं, लेकिन जब तक वो इस माइग्रेशन को रिवर्स नहीं करती तब तक सोशल सेक्टर का विकास अधूरा ही माना जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी, उम्मीद करता हूं कि आपको सोशल सेक्टर का ये पूरा पॉडकास्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।